Hello everyone, I am Yamini Thukral and I welcome you to Adda 24/7 School। तो चैप्टर 16 एनवायरमेंटल इश्यूज के अंदर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि सॉलिड वेस्ट क्या होता है और ये कैसे हम लोग डिस्पोज कर सकते हैं, और हमने देखा था कि सॉइल पोल्यूशन कैसे होती है ना। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखने जा रहे हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट के बारे में, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो रेडियो एक्टिव वेस्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो बच्चों रेडियो एक्टिव वेस्ट के अंदर क्या आता है, हमारा न्यूक्लियर वेस्ट आता है जो कि हमारा रेडिएशन की फॉर्म में गिव ऑफ होता है, विच इज गिवन ऑफ एज रेडिएशन। तो रेडियो एक्टिव वेस्ट के अंदर क्या इंक्लूड होता है, हमारा बेसिकली न्यूक्लियर वेस्ट होता है। तो इसमें जो है रेडिएशंस होती हैं, हार्मफुल रेडिएशंस जो है एटमॉस्फेयर के लिए गिवन ऑफ होती हैं, जो कि हमारी रेडियो एक्टिव वेस्ट को कॉन्स्टिट्यूट करती है। सो न्यूक्लियर एनर्जी को हम पहले कंसिडर करते थे एज अ नॉन पोल्यूटिंग वे फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था, इनिशियली हम लोगों ने देखा था जब नई नई न्यूक्लियर एनर्जी डिस्कवर हुई थी कि इट इज अ नॉन पोल्यूटिंग वे फॉर जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी। लेटर two serious inherent problems were realized. The first is the accidental leakages as occurred in the 3 Mile Island and Chernobyl, which proved that radioactive waste are most potent pollutants. और इसका जो सेफ डिस्पोजल है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, सेफ डिस्पोजल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि अगर एक्सीडेंटली ये लीक हो गई तो उसको बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट कॉज करती है, बॉडी के अंदर म्यूटेशंस आ जाती हैं। म्यूटेशंस इज द चेंज, म्यूटेशंस आर द चेंजेस इन द डीएनए, है ना। म्यूटेशंस आर दी अनडिजायरेबल चेंजेस इन द डीएनए। तो अगर रेडियो एक्टिव वेस्ट से, न्यूक्लियर वेस्ट से हम लोग एक्सपोज हो जाते हैं बाय एनी मीन्स, किसी भी मीन्स से, चाहे तो उनका डिस्पोजल ढंग से नहीं हुआ या फिर जो फैक्ट्रीज है उनके अंदर से कोई लीकेज हो जाती है, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे एरर्स आने के चांसेस होते हैं अगर वो उससे एक्सपोज हो जाए तो इसलिए हमें अब बाद में ये रियलाइज हुआ कि जो न्यूक्लियर वेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं कंपैरेटिवली टू द सॉलिड वेस्ट, टू द म्युनिसिपल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये ज़्यादा हमारे खतरनाक होते हैं। इफेक्ट्स क्या होते हैं हमारे रेडियो एक्टिव वेस्ट के, दे कॉजेज म्यूटेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया डीएनए में चेंजेस आते हैं, चेंजेस इन द डीएनए कॉज करते हैं, चेंजेस इन डीएनए। ठीक है, सो एट हाई डोजेस द न्यूक्लियर रेडिएशंस दे आर लीथल। तो एट हाई डोजेस दे आर लीथल मतलब दे कैन लीड टू डेथ, दे कैन लीड टू डेथ। At low doses these cause disorders and diseases like the cancer, क्योंकि वो नॉर्मल सेल्स को चेंज कर देते हैं, चेंज नॉर्मल सेल्स टू कैंसरस सेल्स। ऑन्कोजीन्स में चेंज कर देते हैं विच आर दी प्रीकर्सर फॉर दी कैंसर सेल्स। तो नॉर्मल सेल्स पे जब ये वाली रेडिएशन पड़ती है वो इमीडिएटली जो है कैंसरस सेल्स की तरह अनकंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड करने लगते हैं। न्यूक्लियर रेडिएशन जो होती हैं हाई डोजेस पे लीथल होती है, मतलब दे कैन लीड टू डेथ। रेडिएशंस दे कैन कॉज म्यूटेशंस और दी चेंजेस इन द डीएनए। डिस्पोजल कैसे होता है, तो डिस्पोजल मेथड ऑफ द रेडियो एक्टिव वेस्ट इट इन्वॉल्व्स द प्री ट्रीटमेंट एंड द स्टोरेज इन द शील्डेड कंटेनर्स, जहां पे जो कोई लीकेज ना हो, एयर टाइट शील्डेड कंटेनर्स होने चाहिए जहां पे कोई लीकेज ना हो, एंड देन बरिंग एट अबाउट 500 मीटर डीप बिलो द अर्थ सरफेस। तो 500 मीटर डीप जो है इसे बरी किया जाता है, एंड दिस मेथड ऑफ डिस्पोजल इज गेटिंग ऑपोजिशन फ्रॉम द पब्लिक, क्योंकि हमारे अंडरग्राउंड के अंदर अगर न्यूक्लियर वेस्ट होंगे और कहीं से भी लीकेज हो जाती है तो जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको पोल्यूट करेंगे, प्लस जो ह्यूमंस ऊपर रह रहे हैं उनको खराब करेंगे। तो इसलिए जो है इट इज अपोज्ड बाय पब्लिक नाउअडेज कि रेडियो एक्टिव वेस्ट को आप लोग बरी मत किया करो। सो सबसे पहला इसके डिस्पोजल में क्या होता है, सबसे पहला इसको प्री ट्रीटमेंट दिया जाता है, देन उसके बाद में से स्टोर किया जाता है इन द शील्डेड कंटेनर्स, और जो है फिर उसके बाद में बरी किया जाता है 500 मीटर डीप बिलो द अर्थ सरफेस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड द ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, जैसे कि आप लोगों ने कई बार ऐसे वाले हाउसेस देखे होंगे जो नर्सरीज के अंदर हम लोग देखते हैं, ये सारा का सारा हमारा किससे बना होता है, ग्लास से बना होता है, और अंदर जो है हमारे प्लांट्स होते हैं, है ना, हमारे अंदर जो है प्लांट्स होते हैं। तो बेसिकली हमारा ये ग्रीन हाउस क्यों बना होता है, टू ट्रैप द लाइट
अगर लाइट इस पे फॉल कर रही है तो कुछ अमाउंट ऑफ लाइट इट रिटेन्स एंड बहुत ही कम जो है एब्जॉर्ब बैक करता है, जिसकी वजह से इसके अंदर का टेम्परेचर जो है थोड़ा ज्यादा होता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट उसी प्रिंसिपल पे काम करता है। इट इज द नेचुरली अकरिंग फिनोमिना दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग ऑफ द अर्थ सर्फेस एंड द एटमॉस्फेयर। तो जब हम ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करते हैं तो इट वर्क्स ऑन द सेम फिनोमिना एज दिस ग्लास हाउस। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ नेचुरली अकरिंग फिनोमिना दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग ऑफ द अर्थ सर्फेस। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट यही होता है कि जब जो है एनर्जी ट्रैप करके, लाइट एनर्जी ट्रैप करके बहुत ही कम जो है एब्जॉर्ब बैक करे, जिसकी वजह से जो हमारा अर्थ का टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है। इट हीट्स अप द अर्थ सरफेस एंड द एटमॉस्फेयर। सो द क्लाउड्स एंड गैसेस दे रिफ्लेक्ट अबाउट 1/4 ऑफ द इनकमिंग सोलर एनर्जी एंड एब्जॉर्ब सम ऑफ इट, बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इनकमिंग सोलर एनर्जी it falls on earth surface heating it, while a small proportion it is reflected back। तो इसमें यह बताया गया है कि हमारा सिर्फ 1/4 जो हिस्सा होता है सोलर रेडिएशन का, दैट इज ओनली रिफ्लेक्टेड बैक, वो ही रिफ्लेक्ट बैक होता है। बाकी 3/4 जो है इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ सरफेस, और उससे क्या होता है, हमारे अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, अर्थ का टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द एनर्जी इट इज रिफ्लेक्टेड बैक, बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होती है। So Earth's surface re-emit heat in the form of infrared radiation, but part of it does not escape into the space at the atmospheric gases, the carbon dioxide, methane, they absorb a major fraction of it। तो अर्थ क्या करती है, जब एक बारी उसके ऊपर रेडिएशन आई, एक बारी अर्थ के ऊपर रेडिएशन आई तो क्या हुआ, उसको री-एमिट करती है आफ्टर सम टाइम इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। सो द अर्थ सरफेस इट री-एमिट्स द हीट इन द फॉर्म ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन, बट उस रेडिएशन का कुछ पार्ट जो है स्पेस के अंदर नहीं जाता, एटमॉस्फेयर में ही रह जाता है, बिकॉज ऑफ सम गैसेस विच आर दी कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं उस इंफ्रारेड रेडिएशन को, और उसकी वजह से जो है वो हमारा एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाता है, स्पेस में नहीं जा पाता है, और एटमॉस्फेयर में ही रह जाता है। So the molecules of these gases they radiate heat energy, but a major part of which again comes to the earth surface, thus heating up once again। तो क्या सर्कल चला, ये हमारा अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ का सरफेस है, पहले यहाँ पे सोलर रेडिएशन आई है ना, पहले यहाँ पे सोलर रेडिएशन आई, मैं दूसरे कलर से ड्रॉ करूंगी जिससे कि आपको जो है डिफरेंशिएट हो जाए। ये हमारी जो फर्स्ट टाइम में सोलर एनर्जी आई ये वो है, इससे बहुत ही कम पार्ट, अबाउट 1/4 रिफ्लेक्टेड बैक, ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक हुई, बट यहाँ पे हमारी CO2 थी, हमारी मीथेन थी, यहाँ पे ये गैसेस मौजूद थी, तो इन्होंने इसको कुछ एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ एब्जॉर्ब कर लिया, और कुछ जो है स्पेस में चली गई, ये स्पेस में चली गई और कुछ को एब्जॉर्ब कर लिया। तो जो यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई वो फिर से यहाँ पे आ गई, वो फिर से अर्थ के सरफेस पे आ गई, और उससे क्या हुआ, अर्थ का जो टेम्परेचर है, द टेम्परेचर राइजेस, इसकी वजह से हीट हो जाता है अर्थ का सरफेस और टेम्परेचर राइजेस। क्योंकि दो बारी आप देखो जो अर्थ के ऊपर है लाइट आई है, दो बारी सनलाइट आई है, और दोनों बारी वो ट्रैप होके वहीं पे रह गई है, तो वो क्या करेगी, अल्टीमेटली अर्थ का टेम्परेचर हीट करेगी, उसका टेम्परेचर रेज करेगी। सो दिस साइकिल इट इज रिपीटेड मेनी टाइम्स, एंड द अबव मेंशन्ड गैसेस जो कि थे हमारे कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, दे आर द ग्रीन हाउस गैसेस बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ग्रीन आउट इफेक्ट। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर थी, उन्हीं की वजह से जो है पूरी की पूरी लाइट एनर्जी इंफ्रारेड रेडिएशन की फॉर्म में स्पेस में नहीं जा पाई। तो क्या हम बोल सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हुई? समझ आया? अगर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन हमारी एनर्जी ट्रैप करके वापस अर्थ के टेम्परेचर को राइज करने के लिए अर्थ पे भेज रही हैं, तो मतलब हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है, दे आर दी मेजर ग्रीन हाउस गैसेस। इसके अलावा और भी होती हैं, पर ये जो है हमारी मेजर ग्रीन हाउस गैसेस है, क्योंकि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ावा देती हैं। सो देखो, सन से हमारी आई एनर्जी कुछ वापस चली गई, बट ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से वो रिटेन होके वापस आ गई। सो द ग्रीन हाउस गैसेस दे एब्जॉर्ब लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ एंड एमिट इट अगेन टुवर्ड्स द अर्थ। सो दिस कंटिन्यूज, दिस साइकिल इट कंटिन्यूज टिल द अर्थ सरफेस हैज नो लॉन्ग वेव रेडिएशन टू एमिट। तब तक वो रिफ्लेक्ट बैक करके अर्थ को भेजती रहेंगी जब तक अर्थ जो है लॉन्ग वेव रेडिएशन भेजना छोड़ नहीं देता। तो देखो, पहले सन से आई, रिफ्लेक्ट बैक हुई, फिर कुछ कुछ ग्रीन हाउस गैसेस ने उसे वो कर लिया,
एब्जॉर्ब कर लिया और यहाँ से जो है वापस रिफ्लेक्ट बैक करके अर्थ का टेम्परेचर जो है बेसिकली राइज अप हो गया. अर्थ टेम्परेचर इट इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ दीज ग्रीन हाउस गैसेज, क्योंकि वो लाइट को ट्रैप करके वापस अर्थ की तरफ फेंक देती है. So the increase in the level of the greenhouse gases has led to considerable heating of the earth, which has led to global warming. Global warming basically क्या है? It is the increase in the temperature of the earth. जो global warming है, it is the increase in the temperature of the earth. यही होता है हमारा global warming. तो इसमें क्या होता है? तो बेसिकली इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो टेम्परेचर जो है राइज अप हो रहा है अर्थ का, वो किस वजह से हो रहा है? ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से. और ये अल्टीमेटली लीड कर रहा है टू ग्लोबल वार्मिंग, मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स एंड सो ऑन, क्योंकि हीट अप हो रही है अर्थ. तो हम देख लेते हैं हमारी जो है रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस. सबसे ज्यादा हमारी कार्बन डाइऑक्साइड देती है, 60% इज द कार्बन डाइऑक्साइड. 60% जो है कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रीब्यूट करती है टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट. नेक्स्ट 20% जो है हमारी मीथेन करती है. 14% हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर्स से आते हैं. रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर्स से जो आते हैं वो हमारे क्या है? CFCs होते हैं. एंड लास्टली हमारा होता है N2O, वो हमारी सिर्फ 6% देती है. तो मेजर हमारी ग्रीन हाउस गैस कौन सी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड, देन मीथेन, देन CFC एंड देन N2O. So during the past century, the temperature of the earth it has increased by 0.6 degree Celsius. 0.6 degree Celsius से जो है अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है. एंड मोस्ट ऑफ इट अकर्ड ड्यूरिंग द लास्ट 3 decades. लास्ट 3 decades में जो है ज्यादातर जो है इसका पार्ट इंक्रीज किया है. So scientists they believe that this rise in temperature is leading to deleterious changes in the environmental and it leads to the odd climatic changes. तो odd climatic changes को हम लोग क्या बोलते हैं? एल नीनो इफेक्ट. सो इसी राइज इन टेम्परेचर की वजह से क्या हो रहा है? एनवायरनमेंट के कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो डिलीट होते जा रहे हैं और कभी कभी हमारे ऑड क्लाइमेटिक चेंजेस आते हैं, है ना. उसे हम क्या बोलते हैं? एल नीनो इफेक्ट. इट लीड्स टू इंक्रीज्ड मेल्टिंग ऑफ द पोलर आइस कैप्स एज वेल एज ऑफ द प्लेसेस लाइक द हिमालयन स्नो कैप्स. तो पोलर आइस कैप्स पिघल रही हैं, हिमालयन आइस कैप्स पिघल रही हैं इसी राइजिंग इन द टेम्परेचर की वजह से. So over many years, this will result in a rise in the sea level that can submerge many coastal areas. So over the year, it has been estimated because of the melting of the polar caps, snow caps, जो हमारा sea level है वो बढ़ जाएगा और जो उसके आसपास में coastal area है वो सारे के सारे उसमें submerge हो जाएंगे. So the total spectrum of the changes that global warming can bring about is a subject that is still under active research. तो क्या क्या ये global warming हमारे environment को कर सकती है, इसे अभी तक जो है रिसर्च किया जा रहा है. So जो इसमें measures हम लोग ले सकते हैं, measures ले सकते हैं cutting down of the fossil fuels, improving the efficiency of the energy usage, reducing deforestation. क्योंकि अगर forestation को हम लोग promote करते हैं तो forest जो है हमारे soil के अंदर water को ड्रैग करने में, वाटर को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं कि फ्लड्स वगैरह ज्यादा ना आए. प्लांटिंग ट्रीज, स्लोइंग डाउन द ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन, क्योंकि अगर ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिफॉरेस्टेशन बढ़ेगी, अर्बनाइजेशन बढ़ेगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली CO2 जैसी गैसेस जो है एमिट होंगी. क्योंकि इंडस्ट्रीज से आपको पता है कि कौन सी गैसेस एमिट होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना. International initiatives they are also being taken to reduce the emission of the greenhouse gases into the atmosphere. तो ये जो थे हमारे था ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर एक बारी हम लोग जो है पूरा का पूरा आज का लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहले हमने स्टार्ट किया रेडियो एक्टिव वेस्ट के साथ. तो रेडियो एक्टिव वेस्ट हमारे क्या होते हैं? दे आर द न्यूक्लियर वेस्ट. और इससे पहले जो हमारी न्यूक्लियर एनर्जी थी इनिशियली इट वाज कंसिडर्ड एज ए नॉन पोल्यूटिंग वे ऑफ जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी. लेटर टू सीरियस इनहेरेंट प्रॉब्लम्स दे वर रियलाइज्ड. सबसे पहले क्या था? एक्सीडेंटल लीकेज, उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस हो गए. फिर उसके बाद में जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं दे हैव द मोस्ट पोल्यूटिंग एफिशिएंसी. देन इफेक्ट्स क्या होते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट के? दे कॉज म्यूटेशंस, दे कॉज लीथल, दे आर लीथल, वो डेडली होते हैं. एट लो डोजेस दे कैन कॉज डिसऑर्डर्स एंड डिजीजेस लाइक द कैंसर. डिस्पोजल मेथड यही होता है कि उनको पहले प्री ट्रीट किया जाता है, देन उनको शील्डेड कंटेनर्स के अंदर डाल के 50-100 मीटर डीप बिलो द अर्थ सरफेस के अंदर डिग किया जाता है.
देन हमारा आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट. इट इज द नेचुरली अकरिंग फिनोमिना जिसकी वजह से हमारा अर्थ सरफेस और एटमॉस्फेयर जो है हीट अप कर रहा है. क्लाउड्स और गैसेस जो है दे रिफ्लेक्ट अबाउट 1/4 ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन. पर हमारे जो अर्थ सरफेस है उस पर सोलर रेडिएशन अगर रिटेन होती है वो हमारे अर्थ के सरफेस को टेम्परेचर को बेसिकली इंक्रीज कर देती है. So it re-emits the heat in the form of infrared radiation. जो मॉलिक्यूल्स है गैसेस के वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जो हमारा मीथेन होता है दे एब्जॉर्ब मेजर फ्रैक्शन ऑफ द गैसेस और वो अर्थ के सरफेस पे रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है. इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट. सो हमारी मेजर जो ग्रीन हाउस गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आती है मीथेन, फिर आते हैं CFCs और फिर आते हैं N2O. सो इंक्रीज इन द लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इट इंक्रीजेज द हीटिंग ऑफ द अर्थ. ठीक है, 0.6 डिग्रीज जो है लास्ट 3 डेकेड्स के अंदर हमारा बढ़ चुका है अर्थ का. सो अ राइज इन टेम्परेचर इट हैज लेड टू द डिलेटेरियस चेंजेस इन द एनवायरनमेंट. कई जो है एनवायरनमेंट के अंदर डिलीट हो गए हैं. कई बार जो है ऑड क्लाइमेटिक चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं जिसको हम लोग एल नीनो इफेक्ट बोलते हैं, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ द पोलर आइस कैप्स, स्नो कैप्स. सो आगे ये देखा जा रहा है कि जिस स्पीड से ये सोलर कैप्स, ये आइस कैप्स जो है पिघल रही हैं, ये सी लेवल को बढ़ा के जो आसपास वाले कोस्टल एरियाज है उनको सबमर्ज कर लेंगी. मेजर्स है डिफॉरेस्टेशन कम करना है, एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी यूसेज बढ़ानी है, स्लोइंग ऑफ द ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन. इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स भी जो है वो लिए जा रहे हैं टू reduce the emission of the greenhouse gases. So starting off with the MCQs, how much % of the energy is absorbed from the sun to the earth? A 25%, B 50%, C 75% या फिर D 100%. कितनी परसेंट एनर्जी है जो कि अर्थ एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द सन? 50%. 50% एनर्जी इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ फ्रॉम द सन. Next question, what is called for the phenomena when the radiation absorbed by the atmosphere it is re-radiated towards the surface of the earth? तो उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं जबकि जो रेडिएशन है वो एटमॉस्फेयर से री-रेडिएट होके सरफेस ऑफ द अर्थ पे आए? A स्मॉग, B न्यूटन इफेक्ट, C डार्विन इफेक्ट या फिर D ग्रीन हाउस इफेक्ट. तो अभी हमने पढ़ा कि क्या होता है वो होता है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट. ऑप्शन D करेक्ट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट. Next question, which is the most abundantly found greenhouse gas? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन या फिर नाइट्रस ऑक्साइड. क्या है इनमें से मोस्ट अबंडली फाउंड ग्रीन हाउस गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन या फिर नाइट्रस ऑक्साइड. ऑप्शन बी वाटर वेपर. तो हमने देखा था NCERT के हिसाब से CO2 होता है, पर CO2 से पहले हमारा आता है वाटर वेपर, देन उसके बाद हमारा आता है मीथेन, देन आता है CFC एंड देन आता है हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना, नाइट्रस ऑक्साइड. तो ऑप्शन बी वाटर वेपर इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी. Next question, why is the temperature inside the car much warmer than the outside temperature when the car has been left parked in the sun for a couple of hours? Due to air pollution, due to smog, due to sudden climate change या फिर due to greenhouse effect. तो मैंने इस लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि जो ग्लास वाले होम्स होते हैं उनका भी टेम्परेचर जो है ज्यादा हो जाता है क्योंकि ग्लास इट हैज अ टेंडेंसी टू रिटेन द लाइट एनर्जी, टू रिटेन द सनलाइट, और उससे जो है वो अंदर हीटिंग इफेक्ट करता है. तो जब एक गाड़ी पार्क्ड है, व्हेन द कार इट इज पार्क्ड, उसके शीशों से जो है अंदर लाइट एनर्जी आ रही है एंड दी ग्लासेस दे एब्जॉर्ब द हीट. तो वो क्या करते हैं, अंदर कार का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं. सो इट इज व्हाट, इट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट. ऑप्शन डी ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, व्हेन डू ग्रीन हाउस गैसेस दे कॉज ग्लोबल वार्मिंग? Option A, when the concentration is enhanced. Option B, when the concentration is decreased. Option C, when there are no greenhouse gases. Option D, when greenhouse gas released in balanced way. तो जब हमारी greenhouse gases excessively एनवायरमेंट के अंदर मौजूद होंगी तो वो क्या करेंगी, वो राइज करेंगी टेम्परेचर अर्थ का और अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग करेंगी, है ना. तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि जब ग्रीन हाउस गैसेस की अमाउंट, ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी एटमॉस्फेयर में, वो क्या करेंगी, दे विल कॉज दी ग्लोबल वार्मिंग. तो जब कॉन्सेंट्रेशन उनकी इंक्रीज होगी तब वो ग्लोबल वार्मिंग करेंगी. तो ऑप्शन ए करेक्ट है. ऑप्शन ए करेक्ट है. तो बच्चों ये था हमारा रेडियो एक्टिव वेस्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड द ग्लोबल वार्मिंग, इसके बारे में. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय.